Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। डीएसए प्रैक्टिस के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन चीट शीट फॉर डीएसए एंड सीपी। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो भी पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं उसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं, उसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को हम लोग पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये सारे सिंटेक्स को आज हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो इसके हेल्प से आप क्विक प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी पाइथन में सिंटेक्स होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, पाइथन चीट शीट फॉर डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप इन पाइथन। तो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग में कौन कौन से बिल्ट इन मेथड्स होते हैं और इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो जो स्ट्रिंग होता है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, मतलब आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो तो एक कॉपी क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगर मैंने टेक्स्ट इज इक्वल टू इस तरीके से अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिटरल डिफाइन किया जिसमें आगे और पीछे ब्लैंक स्पेस है, तो स्ट्रिंग में एक बिल्ट इन मेथड होता है, स्ट्रिंग क्लास में बिल्ट इन मेथड होता है जिसमें होता है लेफ्ट स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप और स्ट्रिप। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट स्ट्रिप के हेल्प से हम लोग लेफ्ट साइड से सारे ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर सकते हैं जो हमारा स्ट्रिंग लिटरल है। राइट स्ट्रिप से हम लोग राइट साइड के ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। एंड स्ट्रिप फंक्शन के हेल्प से, स्ट्रिप मेथड के हेल्प से हम लोग आगे और पीछे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में जो भी ब्लैंक स्पेस है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि फर्स्ट आउटपुट में लेफ्ट साइड में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है, दूसरे वाले केस में राइट साइड में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, और तीसरे वाले केस में आगे और पीछे दोनों ब्लैंक स्पेस रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिप फंक्शन की हेल्प से हम लोग ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर सकते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। तो आप देखोगे कि जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक नया कॉपी क्रिएट होता है, मतलब ओरिजिनल हम लोग स्ट्रिंग लिटरल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसका एक डिफ़ॉल्ट कॉपी बनता है। क्योंकि जो स्ट्रिंग लिटरल होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग मल्टीपल सब स्ट्रिंग में हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन सम डिलिमिटर, है ना। तो स्ट्रिंग में एक मेथड होता है स्प्लिट करके जिसके हेल्प से आप किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं सेंटेंस डॉट स्प्लिट तो वो क्या करेगा कि ये जो स्ट्रिंग लिटरल है उसको स्प्लिट कर देगा, और अगर मैं इसमें कुछ भी आर्गुमेंट पास ना करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंगल ब्लैंक कैरेक्टर के हेल्प से उसको मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स में उसको स्प्लिट कर देगा और उसको वो लिस्ट में असाइन कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं वर्ड्स को प्रिंट करूंगा तो यू विल सी कि ये क्या कर रहा है कि हमारा जो ओरिजिनल सेंटेंस जो स्ट्रिंग है उसको वो स्प्लिट कर देता है बेस्ड अपॉन ब्लैंक स्पेस। तो लर्निंग एक अलग हो जाता है, सब स्ट्रिंग पाइथन अलग से सब स्ट्रिंग हो जाता है, ईज फन, है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। क्योंकि ये सारे जो स्ट्रिंग है, ये सारे जो सब स्ट्रिंग है वो ब्लैंक स्पेस से सेपरेटेड है, इसलिए इस तरीके से मल्टीपल सब स्ट्रिंग में डिवाइड हो जाता है। और अगर मैं स्प्लिट के अंदर एक आर्गुमेंट पास करूं जिसके अंदर मैं अगर मैं एक डॉट पास करूं तो क्या होता है कि वो इस पीरियड जो कैरेक्टर है इसके हेल्प से स्प्लिट हो जाता है, मतलब जहां जहां पे ये पीरियड है वहां वहां पे वो स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगा इनटू सब स्ट्रिंग। तो आप देखोगे कि यहाँ पे दो पीरियड्स हैं तो यहाँ पे ये स्प्लिट हो जा रहा है इनटू थ्री। क्यों? क्योंकि ये पीरियड के पहले वाले एक सब स्ट्रिंग हो जाएंगे, इस पीरियड से लेकर के दूसरे वाले पीरियड तक दूसरा सब स्ट्रिंग हो जाएगा, और इस पीरियड के बाद वाला जो वो एक अलग से सब स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स बेस्ड अपॉन सम डिलिमिटर। अगर हम लोग कुछ भी पास नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैंक स्पेस होता है, और अगर हम लोग कोई कैरेक्टर पास करते हैं या कोई स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो उसके बेसिस पे वो उसको स्प्लिट करता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को मल्टीपल सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से देयर आर मेथड्स जिसके हेल्प से हम लोग मल्टीपल सब स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके हम लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में एक ज्वाइन मेथड होता है जिसके हेल्प से हम लोग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं ज्वाइन मेथड के हेल्प से ये जो तीन आइटम है या जो तीन स्ट्रिंग है उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी स्पेस नहीं दिया है। अगर यहाँ पे मैं सिंगल स्पेस
स्ट्रिंग पास करूँ या सिंगल स्पेस कैरेक्टर पास करूँ, है ना? तो ये क्या होता है कि एवरी सब स्ट्रिंग जो होता है वो जॉइन होता है सेपरेटेड बाय दिस कैरेक्टर, और यहाँ पे वो कैरेक्टर क्या है? सिंगल ब्लैंक स्पेस। तो इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे पाइथन इज कूल, है ना? तो पाइथन और इज के बीच में सिंगल ब्लैंक स्पेस है और इज और कूल के बीच में एक सिंगल ब्लैंक स्पेस है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं, है ना? अगर हम लोग ये चाहते हैं कि स्ट्रिंग के कैरेक्टर का हम लोग केस कन्वर्ट करें, लाइक अगर अपर केस है तो लोअर केस है तो अपर केस, है ना? तो देयर आर बिल्ट इन मेथड्स लाइक डॉट लोअर, है ना? तो स्ट्रिंग डॉट लोअर की हेल्प से हम लोग उसको लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं और डॉट अपर की हेल्प से हम लोग उसको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद देयर आर बिल्ट इन मेथड्स जिसके हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वो अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या वो स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स है। इज अल्फा बताता है कि क्या वो स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फाबेट्स। ईच डिजिट बताता है कि क्या वो स्ट्रिंग सिर्फ डिजिट कंटेन करता है, और ईच स्पेस बताता है क्या वो स्ट्रिंग सिर्फ ब्लैंक स्पेस कंटेन करता है। तो अगर वो कंटेन करता है तो एवरी केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारा स्ट्रिंग क्या था? हमारा स्ट्रिंग था पाइथन, जिसमें कि सारे कैरेक्टर्स क्या थे? अल्फाबेट थे। तो अगर हम लोग ये सारे फंक्शन कॉल करेंगे तो पहले और दूसरे वाले केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी नीचे वाले सारे केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक, यस इट कंटेन अल्फाबेट सो इट इज अल्फा न्यूमेरिक। इज अल्फा इट विल ऑल्सो ट्रू, ये डिजिट नहीं है और ये इज स्पेस नहीं है, ठीक है? उसके बाद पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन होता है ओ आर डी। ओ आर डी के हेल्प से आप किसी भी सिंगल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना, या फिर बोल सकते हो सिंगल कैरेक्टर का आप उसका यूनिकोड प्रिंट कर सकते हो। तो यूनिकोड इज अ काइंड ऑफ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, है ना? क्योंकि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सिर्फ डिजिट समझते हैं, सिर्फ नंबर समझते हैं, वो कैरेक्टर्स नहीं समझते हैं, वो अल्फाबेट्स नहीं समझते हैं। तो इसीलिए हर एक कैरेक्टर का एक कोरस्पोंडिंग न्यूमेरिक वैल्यू होता है। तो पाइथन में उसको हम लोग बोलते हैं यूनिकोड, और सी में हम लोग बोलते हैं उसको आस्की कैरेक्टर, है ना? तो आस्की का रिप्लेसमेंट होता है पाइथन में यूनिकोड, जिसके हेल्प से हम लोग वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो हम लोग इस तरीके से किसी भी कैरेक्टर का हम लोग यूनिकोड प्रिंट कर सकते हैं, ओ आर डी, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रिंग लिटरल है, वर्ड क्या है? वर्ड एक स्ट्रिंग लिटरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हम इस स्ट्रिंग लिटरल के सारे कैरेक्टर पे हम लोग लूप कर सकते हैं, आइट्रेट कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग कर सकते हैं। फॉर लूप की हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर पे हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर मैं जो स्ट्रिंग है उसको मैं इनुमरेट के अंदर पास करके और उस पर अगर मैं आइट्रेट करूं तो इट विल गिव इंडेक्स एज वेल, है ना? यहाँ पे आप देखो कि जब मैं इस पर आइट्रेट कर रहा हूँ तो इनुमरेट क्या करता है कि हर एक कैरेक्टर को उसके इंडेक्स के साथ मैप कर देता है। तो आप देखोगे कि पाइथन का पी का इंडेक्स 0, वाई का 1, टी का 2, एच का 3, ओ का 4 एंड एन का 5, है ना? उसी तरीके से हमने देखा था कि स्लाइसिंग एक प्रॉपर्टी होता है जिसको आप टपल पे परफॉर्म कर सकते हो, स्ट्रिंग पे कर सकते हो, लिस्ट पे कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पे वही इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग, मतलब एक स्ट्रिंग से कुछ छोटा सा सब स्ट्रिंग उससे फेच करना, है ना? या तो वो कंसेक्यूटिव हो, सारे कैरेक्टर्स कंसेक्यूटिव हो, या तो कोई फिक्स ऑर्डर फॉलो करे, लाइक ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 2, कॉमन डिफरेंस ऑफ 3, है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं, मतलब कैरेक्टर नंबर 2 से लेकर के कैरेक्टर नंबर 4-1 तक के सारे कैरेक्टर को कंबाइन एक सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। तो कैरेक्टर नंबर 2 पे क्या था? टी था, और 3 पे एच था, है ना? तो जो हमारा सब स्ट्रिंग होगा दैट विल बी टी एच, है ना? ऑलवेज हम लोग एंड -1 कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पे 4 है तो 4-1 तक कंसीडर करेंगे, मतलब 2 से लेकर के 4-1। तो 2 और 3 जो इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे फॉर ए न्यू सब स्ट्रिंग। अब हम लोग देखते हैं सॉर्टिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, है ना? तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। तो क्या हम उसके कैरेक्टर पे सॉर्टिंग कर सकते हैं? सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? या तो उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म करते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग ऑपरेशन, ठीक है? तो अगर मेरा वर्ड जो है, सबसे पहले मैं आपको वर्ड प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो वर्ड क्या है? वर्ड एक स्ट्रिंग है ना? जिसमें कि उसका वैल्यू क्या है? पाइथन है। तो मैं चाहता हूं कि इसके कैरेक्टर पे मैं सॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूं। तो अगर मैं सॉर्टेड फंक्शन कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा? वो एक आउटपुट में एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा, है ना? वो एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा।
और वो सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, इन सॉर्टेड ऑर्डर होंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर सॉर्टेड के अंदर अगर मैं कोई सिर्फ स्ट्रिंग पास करूँ, है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। और अगर मुझे उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा, तो इन दैट केस आई विल पास ए सेकंड आर्गुमेंट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 6 लेंथ का स्ट्रिंग था, जिसको कि हमने सॉर्ट कर दिया सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया बाय गिविंग सेकंड आर्गुमेंट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग के कैरेक्टर को सॉर्ट कर सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर चेक करें कि क्या वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इन दैट केस हम लोग एक मेंबरशिप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक ए इन वर्ड। मतलब अगर वर्ड में ए कैरेक्टर या फिर यहाँ पे आप सब स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखोगे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पी वाई, है ना, तो पाइथन में क्या पी वाई सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूँ तो इट इज़ रिटर्निंग मी ट्रू, क्योंकि हाँ पाइथन में पी वाई जो स्ट्रिंग है या सब स्ट्रिंग है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काउंटर, है ना। अगर मुझे एक स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, तो एक तो डिफॉल्ट मेथड होता है, आप एक फॉर लूप के हेल्प से आप उसके हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी काउंट करो। देयर आर बिल्ट इन फंक्शंस, है ना, एंड बिल्ट इन क्लास लाइक काउंटर, जिसके हेल्प से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो कैसे होता है, तो फ्रॉम कलेक्शंस, जो कलेक्शन मॉड्यूल होता है उसमें हम लोग काउंटर क्लास को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। कलेक्शंस मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है, एक पाइथन फाइल होता है ना। तो कलेक्शन मॉड्यूल के अंदर से हम लोग काउंटर जो हमारा क्लास है उसको इंपोर्ट करेंगे, और काउंटर के अंदर हम लोग स्ट्रिंग लिटरल पास कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, वो एक काउंटर ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। काउंटर क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और अगर मैं उसको प्रिंट करूंगा तो यू विल सी कि इट लुक्स लाइक ए डिक्शनरी, है ना, एक डिक्शनरी जैसा दिखता है, जिसमें हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी यू कैन सी कैरेक्टर इज द की एंड फ्रीक्वेंसी इज द वैल्यू, है ना। तो देखोगे वर्क मच लाइक ए डिक्शनरी, इट सपोर्ट फंक्शंस लाइक कीज वैल्यूज एंड आइटम्स। तो जिस तरीके से हम लोग डिक्शनरी में कीज वैल्यू एंड आइटम्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग काउंटर जो इंस्टेंस होता है उस पर हम लोग ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि जस्ट लाइक डिक्शनरी हम लोग उसके आइटम्स पे यहाँ पे हम लोग आइट्रेट करें। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देखोगे हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप सारे कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी देख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, मेंबरशिप चेक करें, है ना। तो जस्ट लाइक डिक्शनरी में हम लोग मेंबरशिप चेक करते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी मेंबरशिप चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग इन डिक्शनरी नेम, या फिर यहाँ पे आप देखोगे कैर काउंट। कैर काउंट क्या है आपका, कैर काउंट आपका हो गया काउंटर क्लास का इंस्टेंस जो कि डिक्शनरी जैसा बिहेव करेगा। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग मेंबरशिप चेक कर सकते हैं। तो जी इन कैर काउंट ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो कि प्रोग्रामिंग हमारा स्ट्रिंग है तो उसमें जी एग्जिस्ट करता है, जी का फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसीलिए वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हाँ वो डिक्शनरी में जी एक की एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा काउंटर क्लास का इंस्टेंस है ना, उस पे हम लोग किसी की क्या एक कैरेक्टर है उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर रहे हैं। तो आप देखोगे पहले फ्रीक्वेंसी क्या था जी का, इट वाज 2 एंड नाउ इट इज़ अपडेटेड टू 5। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी के जैसे हम लोग उसके वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, उसके की के वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें कि हम लोग एक की को हम लोग रिमूव करें। कैर काउंट जो हमारा इंस्टेंस है काउंटर क्लास का, उसमें हम लोग पी जो की है ना, पी एक की है, उसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। तो हमने रिमूव किया, उसके बाद जब हमने इसको प्रिंट किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे पी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम लोग काउंटर के हेल्प से हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन एंड सब स्ट्रिंग्स, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग डिफाइन किया, स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं। जिस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल कंपैरिजन करते हैं उसी तरीके से हम लोग स्ट्रिंग पे भी कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं, है ना। तो डिक्शनरी ऑर्डर में जो स्ट्रिंग पहले आता है वो छोटा होता है कंपेयर टू जो आइटम बाद में आता है ना।
अगर आप डिक्शनरी ऑर्डर में देखोगे तो एप्पल कम्स बिफोर बनाना, तो हम कह सकते हैं कि एप्पल इज लेस देन इक्वल टू बनाना, ठीक है। तो जब भी मैं छोटा बड़ा का बात करूँ तो मैं डिक्शनरी ऑर्डर में बात कर रहा हूँ, तो हमेशा स्ट्रिंग में डिक्शनरी ऑर्डर पे चीज़ें कंपेयर होती है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो हाँ, ए बी के इक्वल नहीं है, सही बात है। और ए नॉट इक्वल टू बी, ट्रू, सही बात है। ए लेस देन बी, ट्रू। क्यों? क्योंकि एप्पल डिक्शनरी ऑर्डर में बनाना से पहले आता है। ए लेस देन इक्वल टू बी, हाँ ट्रू है। ए ग्रेटर देन बी, फॉल्स, नहीं, ए बी से बड़ा नहीं है और ए बी से बड़ा या बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जस्ट लाइक न्यूमेरिकल कंपैरिजन हम लोग स्ट्रिंग पे भी कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चेकिंग फॉर ए प्रीफिक्स एंड सफिक्स, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा वर्ड है ना, इसमें कोई प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो स्ट्रिंग में बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, स्ट्रिंग क्लास में बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, लाइक स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, जिसकी हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि क्या यू एन आई प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है या सी टी पोस्टफिक्स एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो इट विल रिटर्न विथ ट्रू, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी सबस्ट्रिंग को हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं, है ना। तो पहले हमने देखा प्रीफिक्स पोस्टफिक्स देखा, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी सबस्ट्रिंग को हम लोग किसी बड़े स्ट्रिंग में हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस है और हमें इस टर्म को सर्च करना है कि क्या प्रोग्रामिंग जो है वो सबस्ट्रिंग सेंटेंस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जो सेंटेंस स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस है उसमें फाइंड एक मेथड होता है जिसके हेल्प से आप किसी भी सबस्ट्रिंग को या किसी भी टर्म को आप सर्च कर सकते हो क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो -1 रिटर्न करता है ना, अगर वो -1 रिटर्न करता है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर वो सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है देन इट विल रिटर्न अस द इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे रिटर्न करेगा जहां पे वो सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मैसेज मिलने को मिला, फाउंड सबस्ट्रिंग प्रोग्रामिंग, है ना। क्यों? आप देखोगे जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इफ कंडीशन के अंदर प्रिंट हो रहा है। मतलब अगर पोजीशन नॉट इक्वल टू -1 है, ठीक है, पोजीशन नॉट इक्वल टू -1 मतलब कि ये जो फाइंड मेथड है उसने -1 रिटर्न नहीं किया, मतलब वो एग्जिस्ट करता है। और अगर -1 रिटर्न किया देन यू विल गेट द मैसेज नॉट फाउंड इन द सेंटेंस। अगर मैं प्रोग्रामिंग की जगह पे एक यम और ऐड कर दूं तो यू विल सी कि नाउ इट इज गिविंग मी द मैसेज प्रोग्रामिंग नॉट फाउंड इन द सेंटेंस, ठीक है। तो हमने देखा स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशंस को। अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन इन पाइथन। तो पाइथन में बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है जब आप डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या सीपी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, है ना। तो अगर आपको ये सारे ऑपरेशंस या ये सारे फंक्शंस या मेथड्स आपको अगर आपको पता है तो आपका टाइम सेव होता है और आप ये सारी चीज़ों को बहुत ईजिली कर सकते हो इन ऑनलाइन टेस्ट। जो ओए होते हैं कंपनीज का ऑनलाइन असेसमेंट, उसका आप ये सारी चीज़ों को ईजिली कर सकते हो अगर आपको सिंटेक्स पता है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो सिंटेक्स को ट्रैक पे रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने एक सिंगल लेक्चर में सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करने का ट्राई किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीन फंक्शन। तो मीन फंक्शन के अंदर अगर आप वैल्यूज पास करते हो तो उसका वो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो मीन के अंदर आप डायरेक्टली कॉमा देकर के वैल्यूज को पास कर सकते हो या फिर आप लिस्ट के अंदर वैल्यूज को पास कर सकते हो। सिमिलरली मैक्स के अंदर आप कॉमा देकर के वैल्यूज को पास कर सकते हो या फिर किसी लिस्ट के अंदर वैल्यूज को हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो दोनों केस में मिनिमम वैल्यू रिटर्न करा है और नीचे वाले दोनों केस में मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करा है ना। तो मीन एंड मैक्स फंक्शन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें आप लिस्ट पास कर सकते हो या फिर मल्टीपल वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा पास कर सकते हो। अगर मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है, अगर मुझे उसका सम फाइंड करना है ना, लिस्ट ऑफ नंबर या टपल ऑफ नंबर, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो डायरेक्टली जो सम फंक्शन होता है उसके अंदर वो लिस्ट को हम लोग पास कर देंगे तो वो उसका सम रिटर्न कर सकता है। तो इन जस्ट अ सिंगल लाइन हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, उसका अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, है ना, एब्सोल्यूट मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो डायरेक्टली आप उसको एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर आप पास करोगे तो इट विल गिव यू द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -42 में एब्सोल्यूट पार्ट क्या है, 42। तो इस तरीके से हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला। अब हम लोग देखते हैं कि पाइथन में हम लोग स्वैप कैसे कर सकते हैं, है ना। तो पाइथन एक बेटर सिंटेक्स या बेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से
आप इन जस्ट ए सिंगल लाइन ऑफ कोड आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। लाइक अगर एक्स और वाई आपके पास वैल्यू है विथ 8 एंड 15, तो आप क्या लिखो, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। तो इस तरीके से इन जस्ट ए सिंगल इंस्ट्रक्शन आप वैल्यूज को स्वैप कर सकते हो। तो यू विल सी दैट एक्स का वैल्यू अब 15 और वाई का वैल्यू 8 है ना। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमने एक सिंगल लाइन में इस ऑपरेशन को हमने परफॉर्म कर लिया। अब हम लोग देखते हैं मैथ जो मॉड्यूल होता है ना। मैथ एक मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल क्या होता है? एक सिंपल पाइथन फाइल होता है ना। तो मैथ जो मॉड्यूल होता है उसमें कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जिसका कि हम लोग अभी यूज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक बेस नंबर मानूँ 3, एक्सपोनेंट मानूँ 3, तो मैथ में एक पावर फंक्शन होता है, मैथ डॉट पावर, POW, जिसके हेल्प से आप किसी भी नंबर का पावर कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मुझे 3 का पावर 3 कंप्यूट करना है ना, तो मैं पावर के अंदर फर्स्ट आर्गूमेंट बेस एंड सेकंड आर्गूमेंट एक्सपोनेंट पास करके मैं उसका पावर कंप्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका होता है बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल ऑपरेटर, कि आप बेस नंबर और डबल स्टार और उसके बाद एक्सपोनेंट, तो इस तरीके से भी हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो आप बेस्ड अपॉन योर कन्वीनियंस आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमें मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग पावर कंप्यूट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं राउंडिंग नंबर्स, ठीक है। तो राउंडिंग नंबर्स में आप देखोगे कि मैथ डॉट सील, सील एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से आप उस नंबर का जस्ट ऊपर वाला इंटीजर, आप उससे जस्ट बड़ा इंटीजर को आप प्रिंट करते हो। और फ्लोर एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से आप उस नंबर का जस्ट नीचे वाला है, जस्ट उससे छोटा इंटीजर वैल्यू आप उसको प्रिंट करते हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि 4.2 से जस्ट बड़ा 5 है और उससे जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स का राउंडिंग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट कैलकुलेशन। तो पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है मैथ मॉड्यूल के अंदर, मैथ डॉट SQRT, है ना। SQRT एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से आप किसी नंबर का डायरेक्टली स्क्वायर रूट कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से फैक्टोरियल भी एक फंक्शन होता है मैथ मॉड्यूल के अंदर जिसके हेल्प से आप किसी नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट कर सकते हो। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्ट ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो एक से लेकर के n तक सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो जस्ट एक फंक्शन कॉल के हेल्प से आप किसी नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दो और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्यूट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल, है ना। क्यों? क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, एन पी आर बराबर होता है NCR इंटू फैक्टोरियल आर, है ना। और NCR बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल फंक्शन के हेल्प से हम लोग उसको कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने कंप्यूट किया बाय द हेल्प ऑफ जो बिल्ट इन फंक्शंस होता है मैथ मॉड्यूल के अंदर, उसके हेल्प से हमने कंप्यूट किया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्यूट करते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है। अगर आपको इसका फॉर्मूला देखना है तो आप गूगल कर सकते हो, है ना। NPR एंड NCR। NPR मतलब परमुटेशन एंड NCR मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रैंडम फंक्शन। तो रैंडम फंक्शन को भी हमने देखा था कि रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडम वैल्यूज जनरेट करता है, ठीक है। तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन से वो रैंडमली वैल्यूज को पिक करके और वो जनरेट करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रैंडम डॉट रैंड इंट, तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक रैंड इंट फंक्शन होता है जिसके हेल्प से मैं 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर रैंडमली जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो किसी भी नंबर का जनरेशन होने का प्रोबेबिलिटी वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो आप देखोगे अलग अलग टाइम्स जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो मेरे को अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, है ना, क्योंकि नंबर्स रैंडमली जनरेट हो रहे हैं। उसी तरीके से रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है चॉइस, जिसके हेल्प से आप किसी भी कंटेनर डेटा टाइप में आप किसी रैंडम आइटम को पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट को पास किया एज ए चॉइस फंक्शन का आर्गूमेंट, तो ये रैंडमली इसने एक आइटम को सिलेक्ट किया। तो अगर मैं इसको दोबारा एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे पहले एप्पल था, बनाना आ गया। इसको मैं अगर दोबारा एक्सिक्यूट करूंगा तो इट इज़ अगेन बनाना, नाउ इट इज चेरी। तो इस तरीके से चीज़ें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ट्रिकी प्रॉब्लम्स में हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इंडिया से, ठीक है। तो बिट वाइज में क्या होता है कि चीज़ें बिट लेवल पे काम होती है। बिट मतलब 0 और 1। कंप्यूटर में बिट मतलब बोलने का मतलब होता है 0 और 1। तो हर एक नंबर का एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, और जब मैं बिटवाइज ऑपरेटर करता हूँ तो चीज़ें बिटवाइज लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0101, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0011, ठीक है। तो आप किसी भी दो नंबर का बिट वाइज एंड कर सकते हो, बिट वाइज और कर सकते हो, बिट वाइज एक्सॉर कर सकते हो, है ना। कैसे? सिंपल, बिट वाइज एंड करने के लिए एम% यूज़ करो, ठीक है। बिट वाइज और करने के लिए और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, या फिर एक्सॉर के लिए आप इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। चलिए मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ। तो आप देखोगे जब आप कंप्यूट करोगे num1 एंड num2 का बिट वाइज एंड, तो इट विल बी 1 और विल बी 7 एंड एक्सॉर विल बी 6। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जब हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये सारे जो ऑपरेशन होता है इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो सिमिलर टू बिटवाइज एक्सोर और एंड, हम लोग अलग अलग ऑपरेटर लाइक नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, है ना। तो हम लोग ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये सारे जो ऑपरेटर हैं, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू सी प्रोग्रामिंग, C++। इवन C एंड C++ में भी सिमिलर सिंटेक्स के हेल्प से आप ये सारे बिटवाइज ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, इट्स टोटली सेम, चाहे पाइथन हो, चाहे C हो, चाहे C++ हो, है ना। तो एक सिंपल एग्जांपल है बिट वाइज ऑपरेटर का यूज़ करने का, कि मुझे चेक करना है कि कोई नंबर ऑड है या इवन है ना। तो यहाँ पे मैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो अगर कोई भी नंबर इवन होगा, है ना, अगर कोई भी नंबर इवन होगा, लाइक अगर 8, तो 8 एक इवन नंबर है, तो अगर मैं इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो 1000, है ना, ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 8 का। और अगर कोई भी इवन नंबर होता है ना, तो उसका जो राइट मोस्ट बिट होता है दैट विल ऑलवेज बी 0। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इवन नंबर। अगर मैं उसका बिट वाइज एंड करता हूँ 1 से, है ना, तो बिट वाइज एंड 1 से करने पे क्या होगा कि 1 के आगे हम लोग कितना भी 0 लगा सकते हैं, राइट। अगर हम लोग बिट वाइज एंड करेंगे 0 और 1 में, है ना, राइट साइड से हम लोग शुरू करते हैं, तो इट विल बी 0, और उसके पहले तीनों 0 था। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड है उसके तीनों वैल्यू 0 है या 1 है, इट विल बी 0। तो अगर वो नंबर इवन होगा, है ना, तो बिट वाइज एंड अगर करेंगे ना तो दैट विल बी 0, तो वो एल्स वाला पार्ट में आ जाएगा। और अगर वो ऑड होगा देन इन दैट केस बिट वाइज एंड विल बी 1, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इवन और ऑड हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिवीजन ऑपरेटर, है ना। तो अगर मैं सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज करूं तो इट इज ट्रू डिवीजन, और अगर मैं दो कंटिन्यूअस फॉरवर्ड स्लैश यूज करूं, है ना, तो ये जो ऑपरेटर होता है इट परफॉर्म्स फ्लोट डिवीजन, है ना। तो अगर मैं 7/3 करूं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, तो देखोगे कि 7/3 इट इज वैल्यू 2.333, है ना। तो इट परफॉर्म्स ट्रू डिवीजन, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब मैं फ्लोट डिवीजन परफॉर्म करता हूं, तो वो ट्रू डिवीजन करने के बाद उसको राउंडिंग करता है, जैसे 7/3, तो राउंडिंग करके जो छोटा वाला पार्ट होता है ना उसको कंसीडर करता है, जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करता है ना। तो आप देखोगे कि जब मैं फ्लोर डिवीजन करता हूँ तो इट इज़ 2, क्यों? क्योंकि 2.33 का जो फ्लोर होगा वो 2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग 8/4 कर रहे हैं, है ना, फ्लोर डिवीजन वो 2 आ जा रहा है। 7/3 कर रहे हैं तो फ्लोर डिवीजन 2 आ रहा है, लेकिन जस्ट फॉर टाइप पर्पस, चूंकि एक वैल्यू फ्लोट है तो उसको वो फ्लोट में दोबारा कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी निगेटिव नंबर से डिवाइड करूं तो आप देखोगे कि 7/3 क्या था, 2.33 था, और चूंकि एक माइनस ऑपरेटर है तो वो माइनस को आगे प्रीफिक्स में ऐड कर दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग निगेटिव नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग 7 फ्लोट डिवीजन बाई -3 कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका ट्रू डिवीजन करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, -2.33 आएगा, है ना। और अगर मैं इसका फ्लोर लेता हूं तो -2.33 से जस्ट छोटा फ्लोर, मतलब उससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो दैट विल बी -3, है ना।
अब हम लोग देखते हैं मॉडुलो विथ निगेटिव डिवाइजर्स या डिविडेंड्स, है ना। तो अगर मैं सिंपल 7 मॉडुलो 3 करता हूँ तो द आउटपुट विल बी 1। लेकिन अगर मैं 7 मॉडुलो -3 करता हूँ, अगर मैं कोई निगेटिव नंबर देता हूँ, है ना, तो वो क्या होगा, दैट विल बी -2। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि गेटिंग कोसेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है। तो अगर मैं 29 ट्रू डिवीजन 7 करता हूँ तो द आउटपुट विल बी 4, है ना। 4 होगा, क्यों, क्योंकि 29/7 विल बी 4 पॉइंट समथिंग, और उसका जो फ्लोर होगा वो 4 होगा। और अगर मैं मॉडुलो करता हूँ, मॉडुलो मतलब रिमाइंडर, तो द रिमाइंडर विल बी 1, है ना। तो इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो हमने देखा स्ट्रिंग्स इन पाइथन, दूसरा हमने देखा मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन पाइथन। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट एंड बाइनरी सर्च इन पाइथन। तो सबसे पहले लिस्ट क्या होता है, लिस्ट भी एक कंटेनर डेटा टाइप होता है इन पाइथन, है ना। तो जब भी हम लोग लिस्ट बोलते हैं मतलब एक लिस्ट इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पाइथन में एवरीथिंग इज ए इंस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट क्रिएट किया, माई लिस्ट। दिस इज वन वे टू क्रिएट ए लिस्ट एंड दिस इज अनदर वे टू क्रिएट ए लिस्ट। ठीक है। तो हमने लिस्ट क्रिएट किया, उसमें हमने वैल्यूज को अपेंड किया, है ना। अपेंड मतलब सबसे लास्ट इंडेक्स पे वैल्यूज को ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो देखोगे कि अपेंड करने के बाद, एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करने के बाद मेरे पास ये स्टेटस होता है हमारे लिस्ट का, जिसमें एक एलिमेंट होंगे विथ वैल्यू 10। उसके बाद हमने फिर से कॉल किया एक्सटेंड। तो एक्सटेंड के अंदर मैंने एक लिस्ट पास किया एज आर्गूमेंट। तो वो क्या करेगा कि जो कंटेनर हम लोग पास करेंगे उसके हर एक आइटम को पिक कर करके उसको अपेंड करेगा। वो डायरेक्टली उसको एज ए आइटम ऐड नहीं करेगा, वो डायरेक्टली इस लिस्ट को अपेंड नहीं कर देगा, उस लिस्ट के हर एक आइटम को वो अपेंड कर देगा। ठीक है। तो हमने अपेंड किया, नाउ इट इज 10, 20, 30। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करें, तो माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से हम लोग किसी इंडेक्स पे कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास लिस्ट में 3 वैल्यूज हैं, 10, 20, 30। अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 1 पे मैं इंसर्ट करूँ 99। तो अगर मैं यहाँ पे 99 इंसर्ट करूँगा तो 20 राइट शिफ्ट हो जाएगा, 20 और 30। तो चलिए मैं इसको जब एक्सिक्यूट करूँगा तो देखोगे कि 20 और 30 राइट शिफ्ट हो जाएगा और इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगा हमारा 99। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट के बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट से कोई एलिमेंट को रिमूव करते हैं। तो लिस्ट में एक पॉप फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, सबसे लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होता है उसको रिमूव करता है। ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो देखोगे कि पहले लिस्ट में हमारे पास 4 वैल्यूज थे। अब जब हमने पॉप किया तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट वैल्यू को पॉप करेगा, तो 30 जो वैल्यू है वो पॉप आउट हो जाएगा। तो हमारे पास लिस्ट में 3 आइटम्स बचेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने किया पॉप 2। तो अगर मैंने कोई इंडेक्स पास किया, मतलब उस इंडेक्स वाले वैल्यूज को आप रिमूव करो, तो अभी मेरी लिस्ट में 3 वैल्यूज है और इंडेक्स नंबर 2 पे 20 है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखो कि ये वैल्यूज रिमूव हो जाएगा और मेरे पास 2 वैल्यूज बचेंगे, 10 और 99, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करें कि हम लोग प्लस प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं फॉर टू लिस्ट, बिटवीन टू लिस्ट। मतलब प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट ऑपरेंड में लिस्ट है, राइट ऑपरेंड में लिस्ट है। तो बेस्ड अपॉन डेटा टाइप प्लस ऑपरेटर अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। तो अगर मैं किसी लिस्ट, दो लिस्ट के बीच में अगर मैं प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो उसको क्या करेगा, कॉनकैटिनेट करेगा, है ना। तो माई लिस्ट में 1099 था और उसमें मैं 40 और 50 कॉनकैटिनेट कर रहा हूं, तो हमारा जो नया लिस्ट होगा उसका लेंथ 4 हो जाएगा और इसमें 4 वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है। और लिस्ट में एक मेथड होता है रिमूव, जिसके हेल्प से हम लोग किसी वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो उसका फर्स्ट अकरेंस को वो रिमूव कर देगा, है ना। तो हमने माई लिस्ट में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थे, 10 और 99 थे। मैंने उसमें 10 रिमूव किया तो मेरे पास बचेगा एक सिंगल वैल्यूज 99। ठीक है, हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट में स्लाइसिंग। तो लिस्ट का स्लाइसिंग इज सिमिलर टू स्ट्रिंग का स्लाइसिंग, टपल क्लासिंग बहुत सिमिलर होता है। ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट है। इसमें मैंने क्या किया, स्लाइसिंग ऑपरेशन की हेल्प से सेकेंड इंडेक्स से लेकर के 4-1, मतलब सेकेंड से थर्ड इंडेक्स तक वाले वैल्यूज को मैंने स्लाइस किया है। तो सेकेंड इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक मतलब हमारे लिस्ट में वैल्यू आ जाएंगे 2 और 3 आ जाएंगे, है ना। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो ये हमारा सब लिस्ट हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करें कि कॉपिंग ए लिस्ट क्विकली, है ना। तो अगर आप किसी लिस्ट को कॉपी करते हो तो किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं, तो देखोगे तो हमने क्या किया, फुल लिस्ट को हमने कॉपी ऑफ लिस्ट में इस तरीके से हमने कॉपी कर दिया। ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं लिस्ट के किसी 2 वैल्यू को स्वैप करना, है ना। तो हमने देखा था पहले स्वैप कैसे करते हैं, x, y
इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। तो इस तरीके से हम लोग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल पाइथन में हम लोग स्वैप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, देखोगे कि फुल लिस्ट 0, फुल लिस्ट 2 इज इक्वल टू फुल लिस्ट ऑफ 2 कॉमा फुल लिस्ट 0, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ बेसिक तरीके जिसके हेल्प से हम लोग अलग अलग डेटा टाइप से हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट है, उसको अगर मैं लिस्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर अगर मैं ये सेट को पास कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे पास एक डिक्शनरी है विथ 2 आइटम्स ए एंड सी। ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 2 है। तो अगर मैं लिस्ट के अंदर डायरेक्टली डिक्शनरी पास करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं डिक्शनरी पास करूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट की होगा। अगर मैं लिस्ट के अंदर पास करूं या प्रिंट के अंदर पास करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कीज होता है, तो वो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ कीज बना देता है। ठीक है, तो देखोगे लिस्ट ऑफ कीज बन जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एक्सप्लिसिटली माई डिक्शनरी डॉट कीज पास करूंगा ना तो वो क्या करेगा कि वो भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो हमने यहाँ पे इम्प्लिसिटली किया, यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली किया। तो हम लोग इस तरीके से अलग अलग डेटा टाइप से हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं कीज़ की जगह पे अगर मैं आइटम्स पास कर दूं, अगर मैं कीज़ की जगह पे अगर मैं आइटम्स पास करूं और उसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आइटम्स मतलब क्या होता है, हमने देखा था कि की एंड वैल्यू टुगेदर इज कॉल्ड आइटम। तो हमारे पास 2 आइटम थे, तो जब भी हम लोग आइटम्स कॉल करेंगे ना तो आइटम्स वो एक टपल फॉर्मेट में रिटर्न करता है। टपल टपल में की होता है, एक वैल्यू होता है, तो ये मुझे एक रिटर्न करता है टपल फॉर्मेट में, और उसको हम लोग जब लिस्ट में पास करेंगे तो वो एक हो जाता है लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है जो हमने बताया था ऊपर, लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि एक लिस्ट क्रिएट करें विथ डुप्लीकेट वैल्यू या रिपीटेड वैल्यू। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग एक लिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट हम लोग उसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से हम लोग कर देंगे इनटू एन। तो अगर मैं एक लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें जिसका कि साइज एन हो और हर एक वैल्यू 1 हो, है ना, तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट विथ रिपीटेड वंस। ठीक है, तो ये ट्रिक होता है जिसके हेल्प से हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे को एक लिस्ट क्रिएट करना है जिसमें वैल्यू 0 से 9 के बीच में लाई करे, लाइक 0 1 2 3 4 5 से लेकर के 9 तक, तो मेरे को अगर 10 लिस्ट लेंथ का लिस्ट क्रिएट करना है विथ वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 9, तो हम लोग इस तरीके से रेंज फंक्शन के हेल्प से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। रेंज फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि आइट्रेबल टाइप का होता है ना, और वो 0 से 9 तक वो आइट्रेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 9 हमने एक लिस्ट क्रिएट किया। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि हम लोग कॉन्साइज वे में कुछ सिंपल लिस्ट के ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक लिस्ट नंबर्स है और मेरे को एक नया लिस्ट क्रिएट करना है जिसमें हर एक वैल्यू का +1 मुझे स्टोर करना है ना, नंबर्स में हर एक एलिमेंट का +1 मेरे को स्टोर करना है, तो हम लोग इस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के हेल्प से हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो फॉर एक्स इन नंबर्स, है ना, फॉर एक्स इन नंबर मतलब ये जो लिस्ट है उसके हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करो और हर एक एलिमेंट के वैल्यूज में +1 कर दो और उसको स्टोर कर दो एक लिस्ट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसी तरीके से हम लोग डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है। डिक्शनरी अगर हम लोग क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अगर हम लोग लूप के हेल्प से डिक्शनरी क्रिएट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है जब हम लोग पाइथन में काम करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आइट्रेशन के क्या क्या तरीके होते हैं। तो लिस्ट में हम लोग कैसे आइट्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप के हेल्प से हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं। तो जो भी कंटेनर डेटा टाइप होते हैं वो मोस्टली आइट्रेबल टाइप का होता है। आइट्रेबल मतलब उस पर आप आइट्रेट कर सकते हो, है ना। तो फॉर लूप के हेल्प से आप किसी भी आइट्रेबल आइटम पे आइट्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिस्ट पास किया, यहाँ पे आप टप्पल पास कर सकते हो, यहाँ पे डिक्शनरी पास कर सकते हो, उस पर आप आइट्रेट कर सकते हो यूजिंग फॉर लूप, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स के साथ आइट्रेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यूज पे आइट्रेट कर रहे थे। अगर मेरे को एक ऐसा सिनेरियो समझो जहाँ पे मुझे इंडेक्स का भी जरूरत पड़े अलॉन्ग विद द वैल्यू, तो आप इस तरीके से आप पास कर सकते हो। आप एनुमरेट फंक्शन के अंदर वो कंटेनर डेटा टाइप को आप पास करो और उसको फिर फॉर लूप के हेल्प से आइट्रेट करोगे तो आपको इंडेक्स भी मिलेगा और हर एक इंडेक्स पे वैल्यू भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप आइट्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन के हेल्प से भी आप हर एक आइटम पे आइटरेट कर सकते हो। कैसे करोगे, रेंज के अंदर आप पास कर दोगे लेंथ ऑफ कंटेनर, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रेंज फंक्शन की हेल्प से हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं, है ना। तो रेंज फंक्शन के अंदर हम लोग पास करते हैं साइज ऑफ द कंटेनर और उस पर हम लोग आइट्रेट करते हैं। तो एवरी आइट्रेशन में आई के अंदर इंडेक्स आता है फ्रॉम जीरो से लेकर के n-1 तक इंडेक्स आता है, और हम लोग इंडेक्स के हेल्प से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उस आइटम्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर मैं रेंज फंक्शन की हेल्प से आइट्रेट करूं, है ना। रेंज फंक्शन का फर्स्ट आर्गुमेंट बताता है कि कहाँ से आइट्रेशन शुरू करना है, सेकंड आर्गुमेंट बताता है कहाँ तक आइट्रेट करना है -1, है ना। मतलब 0 से n-1 तक आइट्रेट करना है विथ ए जंप ऑफ 2, है ना। एवरी टाइम मेरे को 2 का जंप लेना है। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे इट इज़ गिविंग 0 2 4 6, है ना। तो हर एक आइट्रेशन में जंप 2 है। तो अगर मैं थर्ड आर्गुमेंट कुछ भी पास ना करूं तो बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर करता है 1, है ना। बाय डिफॉल्ट वो 1 का जंप कंसीडर करता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे कि जो हमारा नंबर्स है ना, नंबर्स को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग नंबर्स का सबसे पहले हम लोग लेंथ कंप्यूट करते हैं और उसको रेंज फंक्शन के अंदर पास करते हैं। तो आई जो हमारा वैल्यू है उसमें एवरी लूप आइट्रेशन में आई के अंदर वैल्यू आता है 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक है। और उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उस इंडेक्स वाले वैल्यूज को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल आई दे दूँ तो इस तरीके से हमने क्या किया, नंबर्स को हम लोग प्रिंट किया ओरिजिनल ऑर्डर में। ओरिजिनल हमारा नंबर्स लिस्ट क्या है, अगर मैं नंबर्स को प्रिंट करूं तो दिस इज द ओरिजिनल लिस्ट, है ना। अब मैं चाहता हूं इसको मैं रिवर्स में प्रिंट करूं, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा सिंपल निगेशन दे दूंगा, निगेशन बिटवाइज निगेशन ऑपरेटर दे दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को रिवर्स प्रिंट कर सकते हैं। पहले 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। दूसरा तरीका होता है प्रिंट करने का, इस तरीके से आप पास कर सकते हो लेंथ ऑफ नंबर्स -1, मतलब n-1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, -1 से एक पहले तक, है ना। -1 से एक पहले क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि एंड -1। तो अगर -1 से एक पहले 0 होगा, मतलब n-1 से लेकर के 0 तक आइट्रेट करो और एवरी टाइम क्या करो, 1 का डिक्रीमेंट करो। तो इस तरीके से भी हम लोग लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं इन रिवर्स ऑर्डर, या फिर किसी भी कंटेनर को प्रिंट कर सकते हैं इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में 2 कॉमन फंक्शंस होते हैं जिसके हेल्प से आप सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। एक तो होता है कंटेनर का बिल्ट इन सॉर्ट मेथड, है ना। तो उसके हेल्प से अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो इट विल बी इन प्लेस सॉर्टिंग ऑफ ए लिस्ट, है ना। मतलब जो ओरिजिनल लिस्ट होता है उसी को अपडेट करता है। और दूसरा एक सॉर्टेड फंक्शन होता है पाइथन का, जिसके हेल्प से वो एक सॉर्ट करके एक नया कॉपी क्रिएट करता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इनबिल्ट सॉर्टेड फंक्शन पाइथन का, और दूसरा सॉर्ट मेथड किसी भी कंटेनर क्लास का इंस्टेंस का, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि उस लिस्ट ऑफ नंबर्स पे मैं सॉर्ट मेथड कॉल कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है, इन प्लेस सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग रिवर्स सॉर्ट करना चाहते हैं। हम लोग वैल्यूज को रिवर्स सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग नंबर जो लिस्ट है, लिस्ट इंस्टेंस है, उसका हम लोग सॉर्ट मेथड कॉल करेंगे विथ रिवर्स इज इक्वल टू 2। तो इससे क्या होगा, रिवर्स सॉर्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था सॉर्टेड। सॉर्टेड जो पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन होता है उसके हेल्प से हम सॉर्टेड परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी एक कॉपी। वो ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस नहीं करता, वो एक डुप्लीकेट एरे क्रिएट करता है और इस तरीके से वैल्यू सॉर्ट होते हैं, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन के अंदर अगर मैं सेकंड आर्गुमेंट पास कर दूं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो वो क्या करता है, रिवर्स सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब सोचो मेरे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, और मैं उसको सॉर्ट परफॉर्म करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू पे परफॉर्म करना चाहता हूं। मतलब हर एक नंबर के साथ एसोसिएटेड साइन को मैं कंसीडर नहीं करता हूं, ठीक है। मैं उसको इग्नोर करके मैं उस पर सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं। तो मैं सॉर्ट मेथड कॉल करूंगा लिस्ट का और उसमें मैं पास कर दूंगा की इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, स्ट्रिंग ऑफ वैल्यूज को हम लोग सॉर्ट करें, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है उसको हम लोग सॉर्ट करें, और की क्या है, लेंथ, है ना। तो लेंथ के हिसाब से हम लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू से हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं बाय देयर लेंथ, है ना। तो अगर एक ऐसा सिनेरियो सोचो यहाँ पे कि 1 और -1 है ना, तो दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है ना। तो जब सॉर्टिंग ऑपरेशन होगा और दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, तो जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसको वो प्रिजर्व करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, है ना। तो पाइथन का जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम था वो स्टेबल होता है, मतलब
रिलेटिव ऑर्डरिंग को वो प्रिजर्व करता है। तो दोनों वैल्यू जब इक्वल होगा तो 1 पहले होगा -1 से, ठीक है? 1 पहले है -1 से। उसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे लेंथ 5 है, यहाँ पे लेंथ 6 है और यहाँ पे भी लेंथ 6 है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 लेंथ वाला पहले आएगा और उसके बाद 6 लेंथ वाला आएगा और 6 लेंथ में भी जो पहले है, ओरिजिनल लिस्ट में जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद कस्टम की, है ना? कस्टम की के हिसाब से हम लोग उस पे सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि सॉर्टिंग ए लिस्ट ऑफ टपल, है ना? हम लोग को लिस्ट ऑफ टपल पे सॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे? और हम लोग चाहते हैं कि सेकंड एलिमेंट पे सॉर्टिंग हो, फर्स्ट एलिमेंट पे नहीं। तो हम लोग यहाँ पे की पास कर देंगे लैम्डा फंक्शन की हेल्प से, लैम्डा x ऑफ 1, है ना? तो की में क्या होगा कि एवरी आइटम यहाँ पे आएगा और जब एवरी आइटम यहाँ पे आएगा लैम्डा एक्स, तो उसका एक्स ऑफ 1 कंसीडर करो। एक्स ऑफ 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे कंसीडर करो। जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट इंडेक्स के हिसाब से ये चीज़ें सॉर्ट हो रही है ना? 0 1 पहले आ रहा है ना? उसके बाद 3 1 आ रहा है, उसके बाद 1 2 आ रहा है। तो आप देखोगे कि पहले वाले जो 2 टपल है उसका सेकेंड इंडेक्स इक्वल है, तो वो जो डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल ऑर्डर है उसको वो प्रिजर्व करता है, ठीक है? उसी तरीके से अगर मेरे पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है और मुझे कोई स्पेसिफिक की के ऑर्डर पे सॉर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे की इज इक्वल टू लैम्डा और एक्स। तो यहाँ पे एक्स आएगा हर एक आइटम, लिस्ट का हर एक आइटम आएगा और हर एक आइटम क्या एक डिक्शनरी है और उसमें वो कंसिडर करेगा एज, एज को अकॉर्डिंग वो उसको सॉर्ट आउट करेगा। तो आप देखोगे कि जो 12 एज वाला वो पहले आ जाएगा और 18 एज वाला बाद में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं काउंटर, है ना? तो काउंटर हमने देखा था स्ट्रिंग में, इट इज़ वेरी मच सिमिलर। इसके हेल्प से हम लोग हर एक जो एलिमेंट है उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, कलेक्शंस जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर हम लोग काउंटर काउंटर क्लास को हमने इंपोर्ट किया और हमने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को हमने एक एलिमेंट लिस्ट में असाइन किया और उसको हमने काउंटर जो क्लास होता है या उसका क्लास का कंस्ट्रक्टर उसमें हमने पास किया और हमने काउंटर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है? तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा काउंटर डॉट आइटम्स, हमने देखा था कि जो काउंटर होता है, काउंटर क्लास का जो इंस्टेंस होता है, इट बिहेव्स वेरी मच सिमिलर टू ए डिक्शनरी, है ना? और डिक्शनरी में हम लोग इस तरीके से आइटम्स के हेल्प से हम लोग उस पर आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है? तो जब मैं इस पर आइट्रेट करूंगा तो आप देखोगे कि हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जा रहा है ना? एलिमेंट 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना? अगर आप देखोगे इससे कंपेयर करोगे तो एलिमेंट 1 2 टाइम्स, एलिमेंट 2 2 टाइम्स, 4 1 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर एक एलिमेंट का हम लोग फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करते हैं, ठीक है? अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई एलिमेंट हमारा जो काउंटर इंस्टेंस है ना, उसमें एग्जिस्ट करता है नहीं। तो जस्ट एक मेंबरशिप ऑपरेशन से हम लोग चेक कर सकते हैं, वन इन फ्रीक्वेंसी काउंटर। तो क्या करेगा कि फ्रीक्वेंसी काउंटर का जो की होगा ना उसमें वो चेक करेगा क्या वो वन एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो ट्रू, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा काउंटर इंस्टेंस है इट लुक्स लाइक ए डिक्शनरी और डिक्शनरी के तरह ही हम लोग उसके की के वैल्यूज़ को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल काउंटर इंस्टेंस था उसका 1 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या था, 2 था। तो हमने इसको अपडेट करके 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 कर दिया और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यू विल सी कि 1 का फ्रीक्वेंसी 1 हो जाता है, ठीक है? उसी तरीके से हम लोग किसी एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, सिमिलर टू डिक्शनरी। इस तरीके से हम लोग डिलीट कर सकते हैं और जब उसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे कि जो की 1 है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी सर्च, है ना? तो बाइनरी सर्च कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं डीएसए के सीरीज में, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ एक बिल्ट इन फंक्शन जिसके हेल्प से आप बाइनरी सर्च को जस्ट एक सिंगल फंक्शन कॉल के हेल्प से आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? तो पाइथन में 2 फंक्शन होते हैं, बाइसेक्ट लेफ्ट एंड बाइसेक्ट राइट, जिसके हेल्प से आप बाइनरी सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। और बाइसेक्ट लेफ्ट एंड बाइसेक्ट राइट जो फंक्शन होता है वो बाइसेक्ट मॉड्यूल होता है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम बाइसेक्ट, इंपोर्ट बाइसेक्ट लेफ्ट एंड बाइसेक्ट राइट, ठीक है? तो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट बाइनरी सर्च वाला कंडीशन कि बाइनरी सर्च तभी काम करेगा जब आपका लिस्ट सॉर्टेड होगा, है ना? लिस्ट जब सॉर्टेड होगा तभी तो आप बाइनरी सर्च कर सकते हो, नहीं तो आपको सिंपल लीनियर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन एक इंडेक्स रिटर्न करता है और वो इंडेक्स ये बताता है, ठीक है? अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो डायरेक्टली उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है?
लेकिन अगर मैं जेनेरिक टर्म में बात करूँ तो इंडेक्स ये बताता है कि एलिमेंट को कहाँ पे इंसर्ट किया जाना चाहिए टू मेंटेन द सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है? तो वो इंडेक्स रिटर्न करता है। और अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है? अगर मैं कोई एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ बाइसेक्ट लेफ्ट और बाइसेक्ट राइट फंक्शन में, है ना? तो बाइसेक्ट रिटर्न करता है फर्स्ट इंडेक्स, मतलब वो एलिमेंट का अकरेंस का फर्स्ट इंडेक्स, किस इंडेक्स पे वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है। अगर ये लिस्ट है और अगर मैं यहाँ पे 2 सर्च करूँ तो बाइसेक्ट लेफ्ट रिटर्न करेगा इंडेक्स नंबर 1, है ना? फर्स्ट अकरेंस पे रिटर्न करेगा। और जब हम लोग बाइसेक्ट राइट कॉल करेंगे तो इट विल रिटर्न 1 प्लस द लास्ट अकरेंस, इट विल रिटर्न 0, 1, 2 एंड 3। लास्ट अकरेंस 2 पे इंडेक्स पे हुआ तो इट विल रिटर्न भी इंडेक्स नंबर 3, है ना? तो ये डिफरेंस होता है बाइसेक्ट लेफ्ट एंड बाइसेक्ट राइट, ठीक है? इसका लॉजिकल मतलब ये होता है कि अगर मैं इंडेक्स नंबर 1 पे, बाइसेक्ट लेफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं इंडेक्स नंबर 1 पे 2 को इंसर्ट करता हूँ तो वो सॉर्टेड प्रॉपर्टी मेंटेन होगा। बाइसेक्ट राइट बताता है कि वो कौन सा लास्ट इंडेक्स होगा जहाँ पे मैं 2 को इंसर्ट करूँगा तो हमारा जो लिस्ट होगा वो हमारा सॉर्टेड होगा। तो अगर मैं इंडेक्स नंबर 3 पे इंसर्ट करूँ, है ना? तो 3 और 4 राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इंडेक्स नंबर 3 पे 2 को इंसर्ट करूँगा तो भी हमारा लिस्ट सॉर्टेड होगा। तो ये हमें बताता है बाइसेक्ट लेफ्ट एंड बाइसेक्ट राइट। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, ठीक है? और अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो बोथ बाइसेक्ट लेफ्ट एंड बाइसेक्ट राइट रिटर्न द सेम इंसर्शन इंडेक्स। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये मेरा लिस्ट है 1, 2, 2, 3, 5 और अगर मैं 4 को सर्च करूंगा ना तो बोथ बाइसेक्ट लेफ्ट एंड बाइसेक्ट राइट विल रिटर्न इंडेक्स नंबर 4, है ना? अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि अगर आप 4 पे इंसर्ट करोगे, अगर आप 4 को इंडेक्स नंबर 4 पे इंसर्ट करोगे ना तो वो सॉर्टेड प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, है ना? ठीक है? तो इसीलिए वो इंडेक्स नंबर 4 रिटर्न करेगा। और अगर आप किसी एलिमेंट को सर्च करते हो जो कि उस लिस्ट के सबसे बड़े एलिमेंट से भी बड़ा है तो वो क्या करेगा? वो इंडेक्स लास्ट इंडेक्स प्लस 1 रिटर्न करेगा या फिर लेंथ ऑफ द लिस्ट रिटर्न करेगा। और अगर और अगर आप किसी एलिमेंट को सर्च करते हो जो कि सारे एलिमेंट से छोटा है तो वो 0 इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है? तो हमारे पास ये एक लिस्ट है, ठीक है? और मैं इसमें सर्च करता हूँ सबसे पहले -1। तो जब मैं -1 सर्च करूँगा तो इट विल रिटर्न इंडेक्स 0, क्यों? क्योंकि देखो, बिकॉज़ ऑफ दिस, ठीक है? और अगर मैं किसी बड़े नंबर को सर्च करता हूँ जो कि सारे नंबर से बड़ा है, लिस्ट के सारे नंबर से अगर बड़ा है, 10 क्या है? इसके सारे एलिमेंट से बड़ा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न इंडेक्स नंबर 5, है ना? क्यों? क्योंकि इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द लिस्ट, है ना? ठीक है? और अगर मैं किसी इन बिटवीन किसी एलिमेंट को सर्च करता हूँ, अगर मैं 2 को सर्च करता हूँ तो बाइसेक्ट लेफ्ट रिटर्न करेगा द फर्स्ट इंडेक्स, 2 का एग्जिस्ट होने का फर्स्ट इंडेक्स, और बाइसेक्ट राइट रिटर्न करेगा 2 का एग्जिस्ट होने का लास्ट इंडेक्स प्लस 1, है ना? यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा फर्स्ट इंडेक्स अकरेंस का, और बाइसेक्ट राइट में वो रिटर्न करेगा इंडेक्स नंबर 2 प्लस 1, इंडेक्स नंबर 3 रिटर्न करेगा, ठीक है? ये ट्रिक होता है टू फाइंड आउट, ठीक है? तो अगर मेरे को मेरा टारगेट वैल्यू 3 है, ठीक है? और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, बाइसेक्ट लेफ्ट कॉल करूँगा, है ना? ये हमारा सॉर्टेड लिस्ट है, इसको मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा सॉर्टेड लिस्ट है, और अगर मैं इसमें 3 सर्च कर रहा हूँ तो बाइसेक्ट लेफ्ट क्या रिटर्न करेगा? द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अकरेंस ऑफ 3, इंडेक्स नंबर 3 रिटर्न करेगा, है ना? तो देखोगे टारगेट 3 फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3, ठीक है? तो इस तरीके से अगर मुझे किसी एलिमेंट को सर्च करना है, उसका फर्स्ट अकरेंस फाइंड करना है तो बाइसेक्ट लेफ्ट कॉल करेंगे, और मुझे अगर लास्ट फाइंड करना है तो बाइसेक्ट राइट कॉल करेंगे और उसमें -1 कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का अकरेंस का फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, एंड द एरे शुड बी सॉर्टेड एरे, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कुछ मिसलेनियस ऑपरेशंस, ठीक है? तो अगर ये मेरा लिस्ट है, ठीक है? ये मेरा लिस्ट ऑफ नंबर्स है और ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है? और अगर मुझे चेक करना है कि क्या सारे नंबर्स, इस लिस्ट के सारे नंबर इवन है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या करें? फॉर नंबर इन नंबर्स, और क्या उसका मॉडुलो 2 0 है? इवन होने का प्रॉपर्टी क्या होता है? मॉडुलो 2 शुड बी 0, और उसको हम लोग ऑल के अंदर पास कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि चेक कर सकते हैं कि क्या लिस्ट के सारे नंबर्स इवन है, ठीक है? तो आप इसको समझो एक काइंड ऑफ कंसाइज सॉल्यूशन। अगर इसको मुझे इंप्लीमेंट करना होता यूजिंग सिंपल लूप तो मेरे को 3 से 4 लाइन का कोड लिखना होता, और इसको मैंने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में लिख दिया, ठीक है? तो एक्चुअली क्या करेगा, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इट विल रिटर्न मी
ए बूलियन, ए लिस्ट ऑफ बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक है, ए लिस्ट ऑफ बूलियन रिटर्न करेगा और उसको मैं अगर ऑल के अंदर पास कर दूंगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर सारे नंबर ट्रू होगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको लिस्ट में पास कर दूं तो देखो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, और अगर मैं इसको फिर से ऑल फंक्शन के अंदर पास कर दूं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर सारे नंबर ट्रू है, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और एनी क्या करता है कि एनी एनी विल रिटर्न ट्रू अगर उस लिस्ट के एक भी आइटम अगर ट्रू है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग चेक करना चाह रहे हैं क्या इस लिस्ट में एक भी नंबर जीरो है ना, एक भी लिस्ट में एक भी नंबर जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप से उस लिस्ट पे आइटरेट करें और यहाँ पे हम लोग चेक करें नंबर इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो जब हम लोग इसको एक्सिक्यूट करेंगे हमारे नंबर्स पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं लिस्ट, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो जीरो नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे सारे वैल्यूज फॉल्स हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, एनी विल रिटर्न फॉल्स, है ना। और अगर एक भी ट्रू होता है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये होता है यूज एनी फंक्शन का और ऑल फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे चेक करें क्या कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम मतलब ये होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग ए है और अगर मैं उसको रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, मतलब पीछे से आगे मैं उसको रिवर्स कर देता हूँ और अगर मैं उसको मैच करता हूँ अगर वो सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं दैट इज ए पैलिंड्रोम, है ना। उसको वो बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग और उसका रिवर्स अगर वो सेम स्ट्रिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आइट्रेट कर रहे हैं फोर लूप की हेल्प से हाफ तक आइट्रेट करें, ठीक है। क्योंकि जो पैलिंड्रोम होता है उसमें उसका प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स सेम होता है, सेकंड इंडेक्स और लास्ट माइनस वन इंडेक्स सेम होता है, थर्ड इंडेक्स और लास्ट माइनस टू इंडेक्स सेम होता है। इस तरीके से आगे और पीछे का मैच होता जाता है टिल वी रीच टू ए सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे वही कर रहा है कि यहाँ पे आगे और पीछे वाले वैल्यूज को मैच कर रहा है, ठीक है। आई बताता है जीरो इंडेक्स और माइनस आई माइनस जीरो बताता है लास्ट इंडेक्स, वन बताता है फर्स्ट इंडेक्स और माइनस वन बताता है सेकंड लास्ट इंडेक्स, है ना। आई टू बताता है सेकंड इंडेक्स अगर वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो, और माइनस टू बताता है थर्ड लास्ट इंडेक्स, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग ऑल फंक्शन के अंदर पास करके हम लोग एक सिंपल एक लाइन में हम लोग पैलिंड्रोम को चेक कर सकते हैं क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो परमुटेशन बताता है अरेंजमेंट, किसी सेट ऑफ आइटम्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन बताता है सिलेक्शन, कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास 5 बिस्किट है उसमें से आपको वो 3 बिस्किट सेलेक्ट करना है तो आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज कॉम्बिनेशन। परमुटेशन इज आप कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 5 में से 3 आइटम सेलेक्ट करके अरेंज करना है उसको हम लोग बोलेंगे परमुटेशन, नहीं तो हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड है, ठीक है, और मेरे को कॉम्बिनेशन फाइंड करना है और परमुटेशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो पाइथन में आईटीआर टूल्स, आईटर टूल्स जो मॉड्यूल होता है उसमें 2 फंक्शंस होते हैं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जिसकी हेल्प से हम लोग इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इवन दो परमुटेशन कॉम्बिनेशन फाइंड करना एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है बैक ट्रैकिंग का, जिसको हम लोग बैक ट्रैकिंग से इंप्लीमेंट करते हैं। बट ये सारे रेडीमेड फंक्शन होते हैं जिसकी हेल्प से आप इसको एक सिंगल फंक्शन कॉल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा, है ना, तो आप देखोगे क्या हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन फंक्शन के अंदर हम लोग पास करें एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स पास करें और मेरे को दो आइटम का मेरे को कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे को 3 आइटम में से 2 आइटम का मेरे को ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट चाहिए। कॉम्बिनेशन मतलब सॉरी कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन चाहिए मेरे को। 3 आइटम्स में मैं कितने तरीके से 2 आइटम को सेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, एक बार में एक्स वाई, दूसरे बार में एक्स जेड और तीसरे बार में वाई जेड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन बता कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को 3 आइटम है और मुझे तीनों आइटम्स को अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 3 आइटम में से 2 आइटम का परमुटेशन निकालना है, ठीक है, आउट ऑफ 3 आइटम मेरे को 2 आइटम का परमुटेशन निकालना है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 आइटम में 2 आइटम सेलेक्ट करना है और फिर उस 2 आइटम को ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट करना है, ठीक है। सिंपल है। उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक को मैथमेटिकली जब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने 3 में से 2 आइटम को सिलेक्ट किया, ठीक है ना, 2 आइटम को सिलेक्ट किया तो टोटल कॉम्बिनेशन इज
3, लेकिन अगर मुझे 3 में से 2 सेलेक्ट करना है और उसके बाद मुझे अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले हमने सिलेक्शन किया और मुझे अरेंज करना है तो एक्स, वाई को हम लोग लिख सकते हैं एक्स, वाई और वाई एक्स 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है ना? एक्स जेड का भी 2 पॉसिबल अरेंजमेंट होगा और वाई जेड का भी 2 पॉसिबल अरेंजमेंट होगा, वाई जेड एंड जेड वाई। तो इस तरीके से हर एक कॉम्बिनेशन का 2 परमुटेशन पॉसिबल है, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी 6, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो डिक्शनरी एंड डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी, ये दोनों जो डेटा टाइप होता है इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ हैश टेबल। हमने देखा था हैश टेबल क्या होता है। तो चूँकि ये हैश टेबल के कॉन्सेप्ट पे इसका डिज़ाइन किया जाता है, तो इन दैट केस हम लोग ऑर्डर ऑफ वन टाइम में चीज़ों को सर्च कर सकते हो, क्योंकि इसके इंटरनली इसमें हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है? तो पाइथन 3.7 के बाद जो बिल्ट इन डिक्शनरी होता है, डिक्ट, डिक्ट को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन डिक्शनरी। इट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर, है ना? जिस ऑर्डर में हम लोग चीज़ों को इंसर्ट करेंगे वो उस ऑर्डर को प्रिजर्व करता है, ठीक है? तो वो हम लोग बोलेंगे कि वो इंसर्शन का ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो डिक्शनरी और डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी दोनों जो डेटा टाइप होते हैं उसमें हर एक आइटम का 2 पार्ट होते हैं, एक होता है की और एक वैल्यू। तो जो वैल्यू होता है इट कैन बी एनी डेटा टाइप, इट कैन बी प्रिमिटिव डेटा टाइप एज वेल एज इट कैन बी एनी कंटेनर डेटा टाइप। लेकिन जो की होगा, की का कुछ कंडीशन होता है। किसी भी डेटा टाइप को आप डायरेक्टली की नहीं बना सकते हो, है ना? द की शुड बी हैशेबल, ऑल्सो इट शुड बी इम्यूटेबल। इसीलिए डिक्शनरी या डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी के की में लिस्ट हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं। लिस्ट कांट बी ए की ऑफ डिक्शनरी और डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी बिकॉज इट इज़ नॉट इम्यूटेबल, है ना? ये म्यूटेबल होता है, इसीलिए इसको हम लोग एज ए की कंसीडर नहीं करते हैं, है ना? तो यहाँ पे हमने 2 तरीके से डिक्शनरी क्रिएट किया, है ना? एक तो डायरेक्टली हम लोग कर्ली ब्रेसेस के हेल्प से हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। दूसरा हम लोग डिक्ट, डिक्ट एक फंक्शन होता है ना? इसके हेल्प से भी हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया, एक माई डिक्ट और एक दूसरा अनदर डिक्ट। हमने माई डिक्ट में की 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड किया 100 और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग की 1 के हेल्प से हम लोग उसके वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि सबसे पहले की को ऐड करने के बाद हमारा डिक्शनरी का ये करंट स्टेटस है जिसमें एक आइटम है विथ की 1 एंड वैल्यू 100। और जब मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ पे की 1 एग्जिस्ट करता है। अगर मैं एक ऐसा की दूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दैट केस इट विल रेज एन एक्सेप्शन एंड द एक्सेप्शन इज कॉल्ड की एरर, है ना? तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई की एग्जिस्ट करता है या नहीं। माई डिक्शनरी के अंदर जो की पास करेंगे दैट शुड एग्जिस्ट, तभी हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो इट विल रेज एन एक्सेप्शन कॉल्ड की एरर, ठीक है? तो सेफ तरीका क्या होता है किसी भी की को एक्सेस करने का, है ना? द सेफ तरीका होता है डिक्शनरी का डॉट गेट मेथड, है ना? डिक्शनरी का डॉट गेट मेथड एक सेफ तरीका होता है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं की 2 को एक्सेस करना चाहता हूँ और अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दैट केस रिटर्न ए स्ट्रिंग कॉल्ड नॉट फाउंड, ठीक है? तो अगर मैं इसको एक्जीक्यूट करूँगा तो यू विल सी कि इसका जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि वो की एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं इफ़ की 1 इन माई डिक्शनरी, है ना? यहाँ पे हम लोग मेंबरशिप ऑपरेशन चेक कर रहे हैं कि अगर वो की 1 एग्जिस्ट करता है माई डिक्शनरी में तो क्या करो कि उस डिक्शनरी से की 1 को पॉप कर दो, की 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को भी पॉप कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है कि यहाँ पे की 1 को पॉप कर रहे हैं, ठीक है? और रिमूव्ड की 1 विथ वैल्यू, रिमूव्ड वैल्यू, है ना? तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, उस डिक्शनरी का की 1 रिमूव किया और जब हम लोग पॉप करते हैं तो उस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को वो रिटर्न करता है। तो इस तरीके से हम लोग इफ़ कंडीशन के हेल्प से हम लोग चेक करके और हम लोग चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि किसी की को हम लोग डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है? तो एक तरीका तो होता है पॉप फंक्शन के हेल्प से, दूसरा तरीका होता है डिलीट कीवर्ड के हेल्प से, है ना? DEL एक कीवर्ड होता है जिसके हेल्प से भी हम लोग किसी की और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग डिक्शनरी को सॉर्ट कर दें, है ना? सॉर्ट कर दें बेस्ड अपॉन द कीज़, है ना? की के हेल्प से हम लोग उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इस सेल को एक्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे
कि यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन के अंदर अगर मैं डिक्शनरी पास कर रहा हूँ ना, है ना? तो क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी की को सॉर्ट कर देगा। अब हम लोग चाहते हैं पॉपिंग द फर्स्ट इंसर्टेड की, है ना? जो की हमने सबसे पहले इंसर्ट किया है ना? फर्स्ट उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया जिसमें कि 3 आइटम्स हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है? और नेक्स्ट के हेल्प से हम लोग आइट्रेट करते हैं, है ना? हमने आइट्रेटर एंड जनरेटर वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि नेक्स्ट के हेल्प से हम लोग उसको नेक्स्ट आइटम को आइट्रेट करते हैं। तो आईटीआर क्या करता है, डिक्शनरी को आइट्रेटर में कन्वर्ट कर देता है और नेक्स्ट उसको नेक्स्ट आइटम को पॉइंट करता है, ठीक है? तो अगर मैं फर्स्ट की के एड्रेस को मैं नेक्स्ट के हेल्प से पॉइंट करूँ और उसको अगर मैं पॉप कर दूँ, है ना? और अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि पॉप्ड फर्स्ट इंसर्टेड की फर्स्ट विथ वैल्यू 1, है ना? तो इस तरीके से हमने फर्स्ट को क्या किया, डिलीट कर दिया। और डिक्शनरी का स्टेटस क्या है, आफ्टर डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर की इट इज सेकेंड एंड थर्ड, मतलब पहले 3 आइटम थे, अब मेरे पास 2 ही आइटम होते हैं, है ना? तो ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिसके हेल्प से आप चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो बेस्ट अपन यूज केस आप अलग अलग सिंटेक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि डिक्शनरी और डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी को हम लोग कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी रिटर्न ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द की इज़ नॉट प्रेजेंट, है ना? इंस्टेड ऑफ रेजिंग ए की एरर, है ना? तो जो नॉर्मल डिक्शनरी होता है, जो पाइथन का बिल्ट इन डिक्शनरी होता है, या फिर दूसरा जो कलेक्शन का डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी होता है, उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल डिक्शनरी में अगर कोई की प्रेजेंट नहीं होता और अगर हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं की के नेम के हेल्प से, तो इट विल गिव मी एरर, लेकिन डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी में वो एरर नहीं देगा, ठीक है? इट रिटर्न्स ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ द की इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है? तो चलिए हमने क्या किया, हमने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का देखते हैं चीज़ें कैसे काम करती है। तो हमने कलेक्शंस मॉड्यूल के हेल्प से हमने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी इंपोर्ट किया, ठीक है? तो अभी हमने ऊपर जो डिक्शनरी देखा था वो नॉर्मल डिक्शनरी था, पाइथन का बिल्ट इन डिक्शनरी था। अब हम लोग जो डिक्शनरी देख रहे हैं वो कलेक्शंस मॉड्यूल का डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी है, ठीक है? तो हमने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी फंक्शन के अंदर हमने इंट पास किया, ठीक है? काउंट डिक्शनरी हमने बनाया और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किसी की को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? किसी की को एक्सेस कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 रिटर्न करता है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग लैम्डा 1 पास कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 फॉर मिसिंग, अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करता तो 1 रिटर्न करो, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे लिस्ट पास कर देता हूँ तो इन दैट केस वो क्या करता है कि वो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता है अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चूंकि मैंने एक एम्प्टी डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी क्रिएट किया है और अगर मैं की को एक्सेस करता हूँ तो इन दैट केस इट विल रिटर्न डिफ़ॉल्ट वैल्यू, है ना? तो बेस्ड अपॉन कि हम लोग डिक्शनरी को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, है ना? और उसमें क्या आर्गुमेंट पास करते हैं, उस तरह का वैल्यू वो रिटर्न करता है एज ए डिफ़ॉल्ट की, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी क्रिएट किया जिसका कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी है। तो अगर हम लोग किसी की को एक्सेस करेंगे तो इट विल रिटर्न मी एन एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना? विथ 4 वैल्यूज़, उसके हेल्प से हम लोग एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस नंबर पे हम लोग इस लिस्ट पे हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं और अगर वो नंबर इवन है तो उस नंबर की होगा और उसका वैल्यू होगा ट्रू, अगर वो इवन है नहीं तो वो फॉल्स होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, है ना? बेस्ड अपॉन सम कंडीशन, सम लॉजिक और सम लूपिंग, इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो डिक्शनरी क्रिएशन करने का जो तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, यही होता है डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। और अगर हम सेम चीज़ को लिस्ट पे परफॉर्म करें, लिस्ट के अंदर परफॉर्म करें तो दैट इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, है ना? अब हम लोग देखते हैं कि डिक्शनरी पे हम लोग कैसे आइट्रेट करते हैं, क्या क्या तरीके से हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आइट्रेशन जो हम लोग करते हैं ना उसमें डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का बिहेवियर होगा वेरी मच सिमिलर टू रेगुलर डिक्शनरी। डिफरेंस बस होता है कि एक्सेसिंग एंड एलिमेंट अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में अलग अलग बिहेवियर होता है डिक्शनरी और डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का। बाकी आइट्रेशन के प्रोसेस में डिक्शनरी और डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का बिहेवियर टोटली सेम होता है, ठीक है? तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी में हम लोग कैसे डी डॉट आइटम्स के हेल्प से हम लोग उसके एक सारी की और वैल्यू पे आइट्रेट करके उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, आइटम्स पे आइट्रेट कर रहे हैं और आइटम्स रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर। तो की में हम लोग उसका की वाला पार्ट आ जाएगा, वैल्यू में उसका वैल्यू वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आइट्रेट करते हैं, है ना? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ की के एक्रॉस आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आइटम्स के एक्रॉस, यहाँ पे सिर्फ की के एक्रॉस और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज के एक्रॉस, ठीक है? तो अगर मैं की का बात करूँ तो ए और बी ये दो हमारा की है
वैल्यू का बात करूँ तो 1 और 1 एक वैल्यू है, और आइटम्स का बात करूँ तो दिस इज़ आइटम 1, दिस इज़ आइटम 2। तो इस तरीके से हम लोग आइट्रेट करते हैं, और जब मैं इसको एक्जीक्यूट करूँगा तो यू कैन सी दिस इज़ आइट्रेशन, है ना? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1। जब हम लोग की पे आइट्रेट करेंगे तो ए और बी की होगा, जब हम लोग वैल्यू पे आइट्रेट करेंगे तो 1 और 1 हमारा वैल्यू होगा, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग इंडेक्स के हेल्प से आइट्रेट कर सकते हैं? मतलब आइटम्स में इंडेक्स के साथ-साथ आइट्रेट कर सकते हैं। उसको हम लोग कैसे करेंगे? हमने देखा था कि जब हम लोग इनुमरेट फंक्शन के अंदर अगर हम लोग कोई कंटेनर पास करते हैं, तो उस कंटेनर का हर एक आइटम वो पेयर हो जाता है उसके इंडेक्स के साथ। तो इस तरीके से जब हम लोग इसको एक्जीक्यूट करेंगे, तो हर एक की और वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स आ जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी को आइट्रेट करते हैं, ठीक है? दोनों सिमिलर है, यहाँ पे बस मैं आइटम्स पे आइट्रेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कीज़ पे आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है? टोटली सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो ऊपर हमने आइटम्स और की पे आइट्रेट किया, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पे आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, सेफली रिमूविंग ए की फ्रॉम ए डिक्शनरी व्हाइल आइट्रेटिंग। तो अगर हम लोग डिक्शनरी पे आइट्रेट करें, तो आइट्रेशन के प्रोसेस में क्या हम लोग किसी की को रिमूव कर सकते हैं क्या? है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं फॉर की इन लिस्ट ऑफ डिक्शनरी डॉट कीज़, ठीक है? तो सारे की पे हमने आइट्रेट किया, और अगर हम लोग ये चेक करें, अगर वो की ए एग्जिस्ट करता है, तो उस डिक्शनरी के उस की को डिलीट कर दो, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा डी का स्टेटस क्या था पहले। तो मेरा डी था जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू था, है ना? तो अगर मैं इसको एक्जीक्यूट करूँगा, तो यू विल सी कि पहले भी एक वैल्यू था, अभी भी एक वैल्यू है। मैं इसमें एक ऐड कर मैं इसको एक नया डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। ए इज़ इक्वल टू 1 एंड बी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा कोलोन हो जाएगा A1। इस तरीके से हमने डिक्शनरी क्रिएट किया, ठीक है? और अब मैं इस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है? तो जब मैं इस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो देखोगे कि पहले ए और बी था, अब डिलीशन होने के बाद मेरे पास सिर्फ बी बचा, है ना? तो इस तरीके से हम लोग सेफली डिलीट कर सकते हैं व्हाइल आइट्रेटिंग थ्रू ए डिक्शनरी, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टपल एंड सेट्स, है ना? तो टपल का सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? टपल इज वेरी मच सिमिलर टू लिस्ट, बस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि टपल आर इम्यूटेबल। आपने एक बार टपल क्रिएट कर दिया, आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है? और टपल चूंकि इम्यूटेबल होता है, तो इसको आप एज ए की यूज कर सकते हो फॉर डिक्शनरी, है ना? या फिर सेट के एज ए एलिमेंट, क्योंकि सेट का एलिमेंट हो या डिक्शनरी का की हो, द प्रॉपर्टी इज दैट इट शुड बी हैशेबल एंड इट शुड बी इम्यूटेबल, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब कोई फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है ना, तो इट रिटर्न्स एज ए टपल, ठीक है? और जिस फंक्शन के अंदर उसको कॉल किया जाता है, उस फंक्शन में वो आकर के वो अनपैक हो जाता है और अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन हो जाता है, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन अगर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो उसको एज ए टपल फॉर्मेट में वो रिटर्न करता है, ठीक है? और फंक्शनैलिटी के पर्सपेक्टिव से टपल मोस्ट ऑफ द सेम फंक्शनैलिटी अचीव करता है जो लिस्ट अचीव करता है, ठीक है? तो हम लोग टपल का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टपल क्रिएट कर रहे हैं, है ना? और उसको हमने प्रिंट किया। टपल में 3 वैल्यू है, 1, 2, 3, है ना? यहाँ पे हमने टपल सिंगल एलिमेंट टपल हमने क्रिएट किया और उसको हमने प्रिंट किया। इस तरह से हमने सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट किया, ठीक है? टपल आर इम्यूटेबल, सही बात है, टपल इम्यूटेबल होता है, इसलिए आप उसको एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एक्जीक्यूट करूंगा, तो इट विल गिव मी एरर। क्यों? क्योंकि आप टपल के किसी भी इंडेक्स पे किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, दैट इज वाई इट इज गिविंग मी द एरर, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसका की है टपल। यहाँ पे टपल है की 1, 2, तो दिस विल वर्क फाइन, है ना? उसी तरीके से हम लोग सेट क्रिएट कर सकते हैं जिसके हर एक आइटम टपल होगा। अगर मैं इसमें से किसी एक को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं, देन इट विल गिव मी द एरर, ठीक है? और हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन मल्टीपल वैल्यू जो रिटर्न करता है, तो वो रिटर्न करता है एज ए टपल। तो जब ये 1, 2, 3 रिटर्न होगा, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो इट विल रिटर्न एज ए 1, 2, 3 एज ए टपल, है ना? और वो अनपैक होकर के ए, बी और सी में असाइन हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि सेट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और कुछ प्रॉपर्टी। तो सेट में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि वो यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है, वो म्यूटेबल होता है, ठीक है? सेट और इंटरनली हमने देखा था
कि सेट को पाइथन में इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग हैश टेबल कॉन्सेप्ट। तो अगर वो उसको हैश टेबल कॉन्सेप्ट से यूज किया इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके सारे की क्या होने चाहिए, इट शुड बी हैशेबल एंड सेकेंड थिंग इज दैट इट शुड बी इम्यूटेबल, है ना। तो इसीलिए वी कैन यूज टपल एज ए की फॉर सेट बट वी कांट यूज लिस्ट एज ए की फॉर सेट, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रॉम पाइथन 3.7 सेट जो होता है इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है, मतलब जिस ऑर्डर में मैं इनपुट दूंगा वो उस ऑर्डर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर पाइथन 3.7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। एम्प्टी सेट है, सेट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, यूजिंग सेट फंक्शन, ठीक है। और उसमें हमने ऐड किया, 1 को ऐड किया और लेंथ हमने कॉल किया तो लेंथ इज 1, है ना। उसके बाद हमने मल्टीपल आइटम्स एक बार में ऐड कर सकते हैं, सेट डॉट अपडेट, और उसके अंदर मैंने लिस्ट पास किया तो वो क्या करेगा, लिस्ट के हर एक आइटम को एक एक करके उस सेट में वो ऐड कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग सेट के सारे आइटम्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि अगर वो आइटम एग्जिस्ट करता है तो उसको रिमूव कर दो। तो इफ़ 1 इन यस, अगर सेट में 1 एग्जिस्ट करता है मेंबरशिप, तो हाँ सेट में 1 एग्जिस्ट करता है तो सेट को रिमूव कर दो और ये मैसेज प्रिंट कर दो रिमूव्ड 1। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो यू कैन सी द मैसेज रिमूव्ड 1, और 1 को रिमूव करने के बाद सेट का हमारा स्टेटस क्या है, जिसमें सिर्फ 2 आइटम है 2 एंड 3, ठीक है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है यस डॉट डिस्कार्ड। डिस्कार्ड एक सिंपल फंक्शन होता है जिसके हेल्प से अगर वो एग्जिस्ट करता है उसको रिमूव कर दो, अगर नहीं करता तो कुछ भी ना करो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यस डॉट रिमूव फंक्शन यूज करते हो और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, इन दैट केस इट विल गिव मी एरर, है ना। तो डिस्कार्ड यूज करना सेफ होता है, इट डजेंट मैटर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं। लेकिन अगर सेट का मैं रिमूव मेथड कॉल करता हूँ और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दैट केस इट विल रेज एन एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए अब इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरा सेट का करंट स्टेटस क्या है। तो मेरे पास सेट में 2 आइटम है 1 और 2। अगर सेट का लेंथ 0 है, नहीं है, सेट का लेंथ 2 है, तो इफ कंडीशन पास नहीं करेगा, इफ कंडीशन फेल हो जाएगा। और इफ नॉट यस, है ना, अगर सेट एग्जिस्ट नहीं करता है तो नहीं, सेट एग्जिस्ट करता है क्योंकि सेट में एलिमेंट है, तो ये भी इफ कंडीशन फेल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन सेट। तो हाँ 2 तो एग्जिस्ट करता है, तो इन दैट केस इट विल गिव मी मैसेज 2 इज इन द सेट, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग सेट पे आइट्रेट करें विथ इंडेक्स। तो हम लोग फॉर लूप के हेल्प से आइट्रेट कर रहे हैं फॉर इंडेक्स वैल्यू इन एनुमरेट, और हम लोग क्या मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर और वैल्यू, है ना। इनुमरेट क्या करता है, हर एक आइटम को एक इंडेक्स के साथ अटैच कर देता है। तो हमने इंडेक्स 0 पे 1 एलिमेंट है, इंडेक्स 1 पे 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेट को अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट जो फंक्शन होता है उसके अंदर अगर हम लोग लिस्ट पास करेंगे तो वो लिस्ट के हर एक आइटम को सेट में कन्वर्ट कर देगा, टपल पास करेंगे तो उसके हर एक आइटम को सेट में कन्वर्ट कर देगा, और अगर डिक्शनरी पास कर देंगे तो उसके हर एक कीज को वो एज ए सेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने लिस्ट पास किया तो वो हर एक आइटम को सेट में कन्वर्ट कर देगा। हमने टपल पास किया तो उसको हर एक आइटम को सेट में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हमने डिक्शनरी पास किया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके सारे कीज़ को कंबाइन करके वो एक सेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिहेवियर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो सेट होता है, सेट में मेनली यूज होता है फॉर मेंबरशिप चेक। तो सेट में हम लोग यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सबसेट टेस्ट एज वेल एज सुपरसेट टेस्ट, हम लोग ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दिस इज द मेन यूज ऑफ सेट डेटा टाइप, है ना। तो सेट में ये सारे कॉमन ऑपरेशन होते हैं, इवन मैथमेटिकली आप देखोगे तो सेट में ये सारे कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो चलिए हम लोग पाइथन के हेल्प से हम लोग ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 सेट क्रिएट किया, ए और बी। अगर हम लोग यूनियन करते हैं, ठीक है। यूनियन कैसे करते हैं, यूनियन मतलब और, यूनियन मतलब 2 सेट के सारे एलिमेंट को कंबाइन कर दो, दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो यूनियन हम लोग और ऑपरेटर के हेल्प से हम लोग यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब यूनियन करेंगे तो दोनों के आइटम्स कंबाइन हो जाएंगे और उसमें डुप्लीकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सेट में यूनियन जो सेट होगा उसमें हमारे पास 5 आइटम्स होंगे। इंटरसेक्शन हम लोग करते हैं एम परसेंट से, ठीक है।
तो एम परसेंट के हेल्प से हम लोग इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको वो कंसीडर करता है, ठीक है। डिफरेंस में हम लोग करते हैं सेट ए माइनस सेट बी, मतलब सेट बी के जो जो आइटम सेट ए में एग्जिस्ट करते हैं उसको वो कंसीडर करता है। तो 1 2 और 3 में सेट बी में 3 एग्जिस्ट करता है, वो 3 को रिमूव कर देता है। द आउटपुट इज 1 2, ठीक है। उसी तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस होता है एक्सॉर, है ना। एक्सॉर मतलब वैसे एलिमेंट जो दोनों में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना, जो दोनों में कॉमन नहीं है। मतलब ऐसा समझो कि जो भी कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में उसको रिमूव कर दो, और जो बचे हुए यूनिक एलिमेंट है आइदर इन सेट 1 और सेट 2 उसको आप कंसीडर करो फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। उसी तरीके से होता है सुपर सेट एंड सबसेट चेक होता है ना। तो अगर मैं सेट एक्स लेस देन इक्वल टू सेट वाई अगर मैं करता हूँ, है ना, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या सेट एक्स के सारे एलिमेंट, है ना, क्या सेट एक्स के सारे एलिमेंट सेट वाई में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग सबसेट इस तरीके से चेक करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेट वाई एक्स अगर ग्रेटर इक्वल टू वाई है तो क्या सेट एक्स सुपर सेट है वाई का। तो इस तरीके से आप देखोगे हमने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर दिया विथ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो हमारा ऑपरेटर क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और जो ऑपरेंड है वो बेसिक सेट क्लास का इंस्टेंस है। तो इस तरीके से हम लोग सेट के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा सेट के सारे ऑपरेशंस, हमने ये सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में कवर किया पाइथन वाले सीरीज में। दिस इज अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स। अगर आपको डिटेल में देखना है, समझना है, तो आप जाकर के इंडिविजुअली हर एक लेक्चर को आप रेफर कर सकते हो। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में सारे रिलेवेंट लेक्चर्स का मैं लिंक ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टैक डीक्यू एंड हीप। तो स्टैक डीक्यू एंड हीप, है ना, तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसको पाइथन में देर आर बिल्ट इन मॉड्यूल्स जिसके हेल्प से हम लोग ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले सेट पे आते हैं। तो सेट को हम लोग डायरेक्टली एक लिस्ट से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टैक हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, और पुश एक ऑपरेशन होता है। तो पुश में हम लोग क्या करते हैं, एंड में हम लोग वैल्यूज को अपेंड कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब पीक, तो पीक फंक्शन क्या बताता है कि सबसे एंड में कौन सा आइटम है, सबसे टॉप में कौन सा आइटम है। तो सबसे टॉप मतलब सबसे राइट मोस्ट हम लोग उसके एलिमेंट को हम लोग रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग पीक करेंगे तो यू विल सी कि टॉप एलिमेंट इज 1, क्योंकि हमने अभी सिर्फ 1 को अपेंड किया है, ठीक है। पॉप क्या करता है कि टॉप एलिमेंट को रिमूव करता है। तो अभी हमारा जो स्टैक है उसमें या लिस्ट है, इंटरनली लिस्ट में इंप्लीमेंटेड है, उसमें एक ही आइटम है 1, तो उसको वो रिमूव कर देगा। तो स्टैक डॉट पॉप फंक्शन की हेल्प से हम लोग उस आइटम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ फंक्शन की हेल्प से हम लोग उस डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग साइज चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे चेक करना है कि क्या वो एग्जिस्ट करता है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली इफ कंडीशन के हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वो स्टैक एम्प्टी है या क्या वो लिस्ट एम्प्टी है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या स्टैक में डेटा है या क्या वो स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। तो हमने देखा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग एन एरे, है ना, या लिस्ट से हमने देखा कि कैसे हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डी क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है ना। तो जो डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है, इवन जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। एक मॉड्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी क्यू, है ना। तो जब मैं स्मॉल में बात करूं, जब मैं स्मॉल डी क्यू लिखूं, तो आप समझना कि मैं पाइथन का मॉड्यूल का बात कर रहा हूं, और जब मैं कैमल केस में डी क्यू लिखूं तो आप समझना कि मैं डेटा स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग डी क्यू मॉड्यूल से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और डी क्यू कहाँ होता है, कलेक्शन मॉड्यूल के अंदर डी क्यू एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमने एक सबसे पहले क्या किया, एक डी क्यू एम्प्टी डी क्यू क्रिएट किया, ठीक है। तो डी क्यू का प्रॉपर्टी होता है कि उसको आप आगे से भी ऐड कर सकते हो, पीछे से भी ऐड कर सकते हो, आगे से भी रिमूव कर सकते हो, पीछे से भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों साइड, फ्रंट साइड एज वेल एज रियर साइड, दोनों साइड से आप इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो फ्रॉम बोथ द एंड, ठीक है। तो हमने अपेंड किया, तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग अपेंड फंक्शन करेंगे तो वो रेयर साइड में वो अपेंड करेगा या पीछे साइड में अपेंड करेगा। अगर मुझे आगे अपेंड करना है तो अपेंड लेफ्ट कॉल करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। अगर मुझे डिफॉल्ट पॉप करना है या रिमूव करना है तो मैं डायरेक्टली पॉप अगर कॉल करता हूं तो डिफॉल्ट पीछे साइड से वो रिमूव करता है या रेयर साइड से रिमूव करता है। अगर मुझे आगे साइड से रिमूव करना है तो मुझे कॉल करना पड़ेगा पॉप लेफ्ट, है ना, तो वो आगे साइड से चीज़ों को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि हाँ इनिशियली हमारा डिक्यू एम्प्टी था, अपेंड करने के बाद 10 वैल्यूज हुआ, है ना। उसके बाद हमने 5 को अपेंड किया फ्रंट साइड में, उसके बाद हमने रियर साइड से 10 जब पॉप किया तो हमारे पास सिर्फ 5 बचा,
है ना। उसके बाद हमने अगर 5 को पॉप किया, फ्रंट से अगर हमने पॉप किया तो मेरे पास एम्प्टी डी क्यू बचा। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, डी क्यू में डेटा मल्टीपल आइटम्स को एक बार में ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स होंगे एक्सप्लिसिटली वो एक एक करके सारे आइटम्स को डी क्यू में एक्सटेंड करता जाएगा। और बाय डिफॉल्ट वो एक्सटेंड करेगा पीछे से, है ना, रेयर साइड से एक्सटेंड करेगा। तो इस तरीके से हम लोग डी क्यू के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। डी क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्रंट रियर दोनों साइड से इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, है ना। और पाइथन में हम लोग कलेक्शन मॉड्यूल के अंदर डी क्यू के हेल्प से हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इवन जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्यू क्या होता है, पीछे से इंसर्शन और फ्रंट से रिमूव, है ना, उसको भी हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग डी क्यू, जो मॉड्यूल होता है इनसाइड कलेक्शंस, है ना, उसके हेल्प से हम लोग इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि हम लोग इंडेक्स के हेल्प से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर, डी क्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इन पाइथन, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स के हेल्प से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन दो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में ये अलाउड नहीं है ना, लेकिन जस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग इंडेक्स के हेल्प से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब मैं बात करूं -1 मतलब रेयर एंड वाला एलिमेंट, जब मैं बात करूं 0 इंडेक्स मतलब फ्रंट वाला एलिमेंट, और डी क्यू 2 इज बिटवीन समवेयर इंडेक्स नंबर 2 वाला एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग इंडेक्स पे, ठीक है। और अगर मुझे चेक करना है डी क्यू एम्प्टी है या नहीं, तो हम लोग देखेंगे इफ नॉट डी क्यू, तो अगर डी क्यू में आइटम्स नहीं है, डी क्यू अगर एम्प्टी है तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा एंड आई विल प्रिंट मैसेज डी क्यू इज एम्प्टी। और अगर डी क्यू में आइटम्स हैं तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड आई विल प्रिंट डी क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। नॉट डी क्यू मतलब हुआ कि डी क्यू में आइटम्स नहीं है, नॉट डी क्यू मतलब डी क्यू में आइटम्स नहीं है, तो इफ कंडीशन ट्रू होगा। मतलब इफ कंडीशन ट्रू होने के लिए ये वाला पार्ट ट्रू होना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट ट्रू होने के लिए ये वाला पार्ट फॉल्स होना पड़ेगा, तभी तो फॉल्स का नॉट ट्रू होगा। और इफ का अगर कंडीशन ट्रू है तो दैट विल बी सक्सेसफुली एबल टू एक्सिक्यूट इफ कंडीशन का ब्लॉक, है ना। तो डी क्यू फॉल्स होने के लिए मतलब डी क्यू एम्प्टी होना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें काम करते हैं इफ कंडीशन के अंदर, ठीक है। मेंबरशिप चेक, हम लोग चेक कर सकते हैं कि डी क्यू में कोई आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं मेंबरशिप, ठीक है। और हम लोग डी क्यू के आइटम्स पे आइट्रेट भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली लिस्ट पे आइट्रेट करते हैं, है ना, उसी तरीके से हम लोग सिंपल डी क्यू पे भी आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और डी क्यू पे हम लोग सॉर्ट फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, है ना। सॉर्टेड के अंदर हम लोग डी क्यू पास करेंगे तो द आउटपुट विल बी लिस्ट, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग, इवन दो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में ये सारे ऑपरेशंस नहीं होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो स्टैंडर्ड डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ आगे और पीछे इंसर्शन और डिलीशन ये सारे ऑपरेशंस ही पॉसिबल होते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है पाइथन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ये सारे ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हो इन डी क्यू, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि डी क्यू को क्या क्या तरीके से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। डबल एंडेड क्यू, डी क्यू मतलब होता है डबल एंडेड क्यू, तो क्या क्या तरीके से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसमें हम लोग लिस्ट पास करके इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्ट्रिंग पास करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जब हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो क्या करेगा कि हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक एलिमेंट कंसीडर कर लेगा फॉर डी क्यू, ठीक है। और हम लोग डिक्शनरी से भी डी क्यू कंसिडर कर सकते हैं उसके आइटम्स को। लाइक अगर ये मेरा डिक्शनरी है और मैं डिक्शनरी डॉट आइटम्स पास करूं तो डिक्शनरी डॉट आइटम्स क्या पास करेगा, इट विल बी लिस्ट ऑफ टपल। और जब मैं लिस्ट ऑफ टपल को डी क्यू में पास करूंगा तो वो सारे आइटम्स को वो एज ए कंसिडर करेगा डी क्यू के एलिमेंट, है ना। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डी क्यू में आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं। डी क्यू डज नॉट सपोर्ट स्लाइसिंग और इन प्लेस सॉर्टिंग, है ना। जिस तरीके से लिस्ट वगैरह में आप इन प्लेस सॉर्ट कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, लिस्ट डॉट सॉर्ट, लिस्ट का सॉर्ट मेथड होता था, लेकिन डी क्यू में ऐसा नहीं होता है। डी क्यू में इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं होता है, आपको एक्सप्लिसिटली सॉर्टेड फंक्शन कॉल करना पड़ता है, ठीक है। हमने देखा, समझा। अब हम लोग लास्ट देखते हैं हीप डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। हीप डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो हीप एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जिसका एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर वो मीन हीप दो तरह का हो सकता है, एक मीन हीप हो सकता है, एक मैक्स हीप हो सकता है। तो अगर वो मीन हीप होता है तो मीन हीप का प्रॉपर्टी होता है कि ऊपर वाला एलिमेंट सबसे छोटा होगा, टॉप एलिमेंट या सबसे जीरो पोजीशन वाला एलिमेंट सबसे छोटा होगा, और अगर वो मैक्स हीप है तो जीरो पोजीशन वाला एलिमेंट सबसे बड़ा होगा। ये होता है हीप का प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट जो होगा दैट विल बी स्मॉलेस्ट इन मीन हीप एंड
इट विल बी लार्जेस्ट इन मैक्स हीप, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक लिस्ट हमने क्रिएट किया और उसको हमने हीप क्यू एक मॉड्यूल होता है। पाइथन में कोई बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं होता जिसके हेल्प से आप हीप डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हीप डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हीप क्यू मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हीप डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से आप बहुत सारे प्रायोरिटी क्यू वगैरह जो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हीप क्यू डॉट हीपीफाई। तो हीप क्यू जो हमारा मॉड्यूल होता है उसमें एक हीपीफाई फंक्शन होता है, ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि जो हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें एक हीपीफाई फंक्शन होता है, वो एक इनपुट लेता है लिस्ट ऑफ नंबर्स और उसको हीप में कन्वर्ट कर देता है सच दैट वो हीप के प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। हीप के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो हम लोग हीप सेक्शन में डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमने 5 एलिमेंट का हीप क्रिएट किया, है ना? उसके बाद हमने हीप पुश फंक्शन की हेल्प से हमने एक एलिमेंट ऐड किया, ठीक है? और हीप पॉप फंक्शन की हेल्प से हम लोग एक एलिमेंट को पॉप करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जब हीप क्यू डॉट हीप पॉप करते हैं तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा क्योंकि मेरे पास ये 5 एलिमेंट और एक ये एलिमेंट टोटल 6 एलिमेंट है, इसमें सबसे छोटा 0 है तो 0 पॉप हो गया। और अगर उसके बाद हम लोग नंबर्स को प्रिंट करते तो ये होगा हमारा स्टेटस हीप का, है ना? और उसके बाद अगर मैं हीप क्यू जो हमारा मॉड्यूल होता है उसमें एक फंक्शन होता है एन लार्जेस्ट, तो मेरे को सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो डायरेक्टली आई कैन प्रिंट बाय कॉलिंग एन लार्जेस्ट फंक्शन। तो इट विल रिटर्न मी द टॉप 2 लार्जेस्ट वैल्यूज। तो टॉप 2 लार्जेस्ट वैल्यू कौन कौन से हैं, 8 और 5 है। तो इस तरीके से हम लोग टॉप एन लार्जेस्ट वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो दिस इज हीप क्यू, है ना, जिसके हेल्प से हम लोग हीप डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारे जो भी हमने फंक्शंस डिस्कस किए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप डीएसए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हो या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, है ना। तो थोड़ा सा टफ होता है पाइथन का सिंटेक्स या पाइथन में जो भी बिल्ट इन डेटा टाइप होता है उसका जो बिल्ट इन मेथड होता है उसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट विथ प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस आप इसको देखो समझो और जब प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे तो हर एक चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएगी। इवन दो मैं सारी चीज़ों को बहुत ही फास्ट मोड में कवर किया, मैं सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया। अगर आप इसको देखना चाहते हो इन डिटेल तो आप जा करके हमारे जो पाइथन के सीरीज है उसको जा करके कवर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।